अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल जानवर किस्त नंबर 26। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। मैं मोंगली विला के डाइनिंग हॉल से दीवानों की तरह दौड़ता हुआ नीम रोशन बरामदे में निकल आया था। सामने कंजूसी के साथ दूर दूर जलाई हुई ट्यूबलाइटों की रोशनी में नजर आते सीमेंट के भारी भरकम गमलों में ऊंचे ऊंचे अनोखे पौधे बरामदे को पूरे इसरार और गैर कुदरती सा माहौल दे रहे थे। मैं तेजी से आवाज की समझ बढ़ते हुए अपने पीछे दौड़ते कदमों की चाप सुन ली थी और मुतमईन होकर सोचा था, पीछे अनहद सिंह आ रहा है। जो भी हो, हम दोनों इस टेप वाले को निकलने नहीं देंगे। टेप इसी तरह खांसी ऊंची आवाज में बजे जा रहा था। कहाँ भोलियाए सरोता, कहाँ भोलियाए प्यारे नन्ना दोया। हमारे दौड़ते कदमों की चाप इसने जो टेप बजा रहा था सुन ली और भारी भरकम गमले के पीछे से निकल के वो भागा और कूद के बरामदे में उतर गया। मैंने देखा जीन्स और सुर्ख जैकेट में मलबूस खेल कूद वाले हल्के जूते पहने वो लान पर दौड़ा जा रहा था। इसने अच्छा स्टार्ट लिया था। इसने भागते भागते टेप भी बंद कर दिया था और अब अंधेरे में लॉन पर जहां बरामदे से जाती ट्यूबलाइटों की चमक से ज्यादा कोई रोशनी नहीं थी, वो गुम हो सकता था। मैंने सोचा वो आसानी से खो जाएगा, हाथ नहीं आ सकता था। अनहद अब मेरे पीछे नहीं था, बरामदे में इसके कदमों की चाप खत्म हो गई थी। खामोश तारीख लॉन पर इस वक्त कोई हरकत, कोई आवाज नहीं थी। वो गुम हो गया था। रोकसाना का टेप बजाने वाला आदमी, जो लड़का जो भी था, गुम हो चुका था। मैंने बेबसी में चीखते हुए बर्मी, अंग्रेजी, उर्दू तीनों जुबानों में कहा, लाइट जलाओ, खुदा के लिए रोशनी करो। मगर मुझे सिर्फ अपने गहरे गहरे सांस सुनाई दे रहे थे। किसी ने मेरी पुकार का कोई नोटिस नहीं लिया था। रोशनी करो, रोशनी, मैंने गुस्से बेबसी में चीखा। अंधेरे लॉन से आवाज आई, ओ खैर है, सब खैर है, फाड़ लिया सोरे को। अनहद सिंह की आवाज में फतहमंदी और इत्मीनान था। अनहद ने या तो पेशबंदी की थी या इसने इसे बरामदे में उतरते देख लिया तो फौरन ही लॉन पर पहुंच गया था। वो मुझसे ज्यादा जंगलों का रहने वाला नहीं था, मगर इसकी आंखें तेज थीं, स्पीड भी ज्यादा थी। अंधेरे में वो सीधा अपने तेज रफ्तार शिकार पर जा गिरा होगा। बहुत से आवाज करते, हिदायत देते, सवाल पूछते लोग बरामदे में आ गए। एक के बाद एक रोशनी पर रोशनी जलाई जा रही थी। अब वो दोनों मुझे नजर आ रहे थे। लाल जैकेट और जीन्स वाला वो लड़का बहुत हुआ तो 18 साल का होगा, घास पर औंधा पड़ा था और सरदार अनहद सिंह तरखान इसकी कमर पर था। बाकायदा कबड्डी का पारा मारने वाले पहलवान की तरह वो इसे दबाए बैठा था। बरामदे की सब बत्तियां जल रही थी। किसी ने लॉन के शीशे को रोशन करने वाले सर्च लाइट भी जला दी थी। मुझे अजीब सा एहसास हुआ जैसे सामने लॉन पर किसी असल वाकई की किरदार नहीं, अदाकार मौजूद है, ये किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है। मैंने उलझकर कहा, बत्तियां बंद करो, बस बहुत हो गया। विला के मालिक मोंगली ने कहा, सुना नहीं, इतना बत्ती मत जलाओ। इस असना में अनहद ने लड़के को परे से उठाया, उसे लान से उठाया तो जैकेट का कॉलर गर्दन के पीछे से अपनी मजबूत गिरफ्त में लिए खींचकर इसे बरामदे में ले गया था। सेंट के जबरदस्त फपके के साथ मोंगली का हमशक्ल खुसरा मोंगजू हमारे सर पर आन खड़ा हुआ। वो ताली फटकारती आवाज में भरम होकर पूछ रहा था, क्या है, इसे किसने पकड़ा है, केके को किसने पकड़ा है। अनहद ने लड़के की बेल्ट में लगा स्याह रंग का छोटा टेप रिकॉर्डर इसकी बेल्ट से खींचकर खुसरे मोंगजू को दिखाया, फिर इसे मेरे हवाले कर दे। इससे कहा, ले मोंगजू माय डियर, ले देख तेरे केके को इसलिए पकड़ा है। अनहद ने मोंगजू के लहजे की नकल उतारी थी। ये क्या है? मोंगजू ने हाथ लहरा के टेप रिकॉर्डर की तरफ इशारा किया। ये गिदड़ सिंगी है, गिदड़ सिंगी। अनहद ने बर्मी में बात नहीं की थी। खुसरा कुछ नहीं समझा, बस उसका मुंह थके जा रहा था। मगर फिर वो पहचान गया कि लड़की के पास जो चीज निकली है वो टेप रिकॉर्डर है। इसने लहरा के पूछने लगा, इसका टेप रिकॉर्डर किस लिए छीनते हो? केके, ये बच्चे तेरा है ना? कारदर, हाँ। अनहद सिंह मुलाजमों के हजूम में रास्ता बनाता टेप बजाने वाले लड़के को डाइनिंग हॉल के बराबर के कमरे में ले गया। मोंगली और मोंगजू हमारे पीछे पीछे साथ वाले कमरे में आ गए। हाउसकीपर बाहर जमा होने वालों को मुंतशिर करने लगी। कमरे में सब आ गए तो मैंने दरवाजा बंद कर दिया। हमारे मेजबान मोंगली ने तशवीश से पूछा, सिंह क्या हुआ, पूरी बात क्या है? मैं को अफसोस है तुम दोनों को खाना छोड़ के उठना पड़ा। मोंगजू ने फिर बरहमी से कहा, ये खाना छोड़ के उठा और मेरे कजन को पकड़ लिया, ऐसा क्यों किया? मोंगली ने इससे पहली बार गुस्से के लहजे में कहा, जब मालिक और इसके ऑनरेबल मेहमान बात करें तो स्टाफ मेंबर को खामोश रहना चाहिए। मोंगजू चुप रहा, मगर इसके चेहरे से बराबर खफगी जाहिर हो रही थी। अनहद सिंह ने लड़के को दबोचे हुए एक कुर्सी संभाल ली थी। कुछ कहना चाहता था मगर अनहद ने हाथ उठाकर कहा, खान, ये पूरी बात मोंगली साहिब को मैंने बतानी है। मैं सर हिला के चुप हो गया तो अनहद सिंह ने, जिसका ज़हन कोई भी कहानी बनाने में इस वक्त तेजी से काम कर रहा होगा, मोंगली अंकल, ये गाना जो अभी मुंडे ने टेप पे बजाया था, ये दुश्मनों के खिलाफ हमारी पहली कामयाबी है, समझे सर। इस गाने से मालिक करेगा तो हमने
घंटे भर में लोगों को जा पकड़ना है। खूब अच्छा, बूढ़े मेजबान ने समझते हुए कहा। वो यकीनन जानता होगा कि जब अनहद सिंह काम की बात कर रहा होता है तो सुनना चाहिए। अनहद बोला, ये गाना श्रोता कहाँ वगैरह वगैरह इंडिया में पहले बहुत पॉपुलर था, बहुत पहले, 50-60 वर्ष पहले। इधर वर्मा में शायद ही किसी ने सुना हो। इसका मतलब यह है कि ऐसा गाना मोंगली अंकल के एक बारी सुन लो तो फिर याद रह जाता है। आई समझ में? मोंगली सर हिलाकर अपने हमसाये की बात से इत्तेफाक किया। अनहद ने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, यह गाना इस टाइम वो लोग बजा रहे थे, स्टेशन वैगन वाले। तुसी समझे कुछ? ओह वो, मोंगली ने जोर जोर से सर हिलाना शुरू कर दो, पूरी तरह समझ गया था। हाँ, अनहद भी जोर शोर से सर हिलाकर अपना पॉइंट पक्का किया, फिर बोला, अब आपकी मर्जी होवे तो अनहद सिंह इन्वेस्टिगेट कर ले, पूरी मिस्ट्री साफ करके पता कर ले, या मर्जी हो तो तुम्हें आप ही पता कर लो, मगर ये समझो सर टाइम ज़्यादा नहीं है। मोंगली ने कहना शुरू किया, मिस्टर सिख, मेरा कज़न। मोंगली ने गहरी आवाज़ में तंबीह की, जो भी बात हो मोंगजू एक बार बोलो, और अभी नहीं बोलो, नहीं तो इधर से बाहर कर देंगे। ये सुनकर मोंगजू सर झुकाकर बैठ गया। खुसरे की तरफ से मुतमिन होने के बाद अनहद इस लड़के पर तवज्जो दे रहा था। हाँ वही ना किए तेरा के लड़के ने डरते डरते बताया। अगला सवाल लड़के के बजाय मालिक मोंगली से था। अंकल, इसका काम, ड्यूटी, जॉब क्या है यहाँ? मैं के पास जवाब नहीं इसका। ये मोंगजू के साथ है, इसका मसाज बॉय है, मालशिया। मतलब मोंगजू आपका सर्वेंट है? ये मोंगजू का सर्वेंट है। तो फिर इस मुंडे दादी कोई सर्वेंट होना चाहिए था। हाँ मोंगजू जो घूर के अनहद सिंह को देख रहा था, फिर मालिक से बोला, रिस्पेक्टफुली सर, ये मेरा मसाज बॉय नहीं है सर, कज़न है मेरा, कज़न, फर्स्ट कज़न। अच्छा, फर्स्ट कज़न तो खाता पीता सोता किधर है? मोंगजू के बेडरूम में। मालिक मोंगली कहने लगा, मैंने मोंगजू को बोलने पर इसको सर्वेंट क्वार्टर में एक रूम दे दिया है, ये वर्कर्स मेस में अपना खाना खाता है। रिस्पेक्टफुली सर। खुसरा फिर बोला, ये आपकी विला के कोई बर्डन, कोई बोझ नहीं है। और सुने मिस्टर सिंह सर, इसको अगले वीक रंगून में अपना जॉब पे जाने को है सर। रंगून में इसका जॉब होएगा? हाँ वही। बोल क्या करेगा तू उधर? कज़न केके ने ऐसे ऐसे कहा। हाँ वही। बोल क्या करेगा उधर? कज़न केके ने ऐसे से कहा, उधर फिजियोथेरेपी का काम सीखना है। अनहद सिंह खुसरे की तरफ मुड़ा। वही मतलब मालशिया? हाँ, मसाज बॉय। मोंगजू खुसरा बोलने को हुआ, फिर कुछ सोच के मुंह बंद करके बैठ गया। अनहद के लहजे में सख्ती थी। इसने अचानक सवाल किया, के ये टेप रिकॉर्डर किसका है? हाँ बोल जल्दी बता, किसका है रिकॉर्डर ये? लड़के ने घबरा के पहले कज़न मोंगजू को देखा, फिर ऐसा से बोला, मेरा। बकवास करता है भी? अनहद ने कड़क कर कहा। इसकी आवाज़ में एकदम ऐसी कड़की थी कि लड़का चमक गया। वो डर गया था, साफ नजर आ रहा था। ऑनेस्ट बी सर, ईमानदारी का बात है। खुसरा शुरू हुआ था कि अनहद ने पूरी ताकत से चीख कर कहा, चुप करो। मालिक मोंगली ने मुलामत की नजरों से अपने मुलाजिम को देखा, जो अब हंटर खाए हुए पिल्ले की तरह से हो गया था। अनहद ने फिर अचानक नरमी से इस लड़के केके से पूछा, किसका रिकॉर्डर है? आपको बोला ना सर, मेरा है। लड़के ने हिम्मत करके फंसी हुई आवाज में कहा। अनहद का हाथ उठते हुए मैंने नहीं देखा। चटाक की जबरदस्त आवाज हुई थी और बस लड़के का सर झटके से बाईं तरफ मुड़ गया था। खुसरे मोंगजू के मुंह से कू की आवाज निकली होगी। इसके चेहरे पर तकलीफ किसी अखबार की सुर्खी की दूर से पड़ी जा सकती थी। अनहद ने अपने पंजे को छोटी फुटबॉल जितने घेरे के मुक्के में समेटा, इस लड़के के सर के गिर्द गर्दिश देकर कहा, यह खालसा मुक्का है, सुना हुए? मेरे से सच नहीं बकेगा तो एक ही मुक्के में तेरा तरबूज खोल के रख देगा, समझा हो भाई? लड़के ने मदद के लिए मालिक मोंगली की तरफ देखा होगा, मगर इसने जवाब में हकारत और बेतकल्लुफी की आवाज निकाली, आउत आउत। मैं क्यों नहीं बोलता के सर को बता दी किधर से आया तेरे पास? ये कहते हुए खुसरे का लहजा मुल्तजियाना था। ये मुझे एक लड़की ने दिया है, केके ने बिसोरते हुए कहा। वो अनहद सिंह से दूर होने के लिए फर्श पर बिछे कालीन पर धीरे धीरे फैलता जा रहा था। अनहद ने इसकी जीन्स की सीट पर अपने बोट की टोकर मारी। सीधा बैठो। हाँ, केहो जी कुड़ी ने देता था, कैसी लड़की है? बोल कहाँ मिली थी तुझे? बोल जल्दी। उधर जंगल में। जंगल में तो तू क्या करने गया था सूरे? मैं तो ऐसे ही वॉक करता था। अनहद सिंह ने आराम से अपने बूट की ठोकर लड़की की पिल्ली पर मारी। जोर की चोट लगी होगी, इसकी आंखों के मारे तकलीफ के पानी आ गया। अनहद ने नरमी से पूछा, तकलीफ हुई? लड़के ने कोई जवाब न दिया, अभी सोरने लगा। मोंगजू उठ के बाहर जाने को हुआ। अनहद ने मुझे इशारा किया कि रोको इसे। मैंने एक उंगली के इशारे से बैठने का मशवरा दिया, फिर वो बैठ गया। हाँ वही जंगल में, मतलब जंगल है तुसी क्या में गए से जनाब? अनहद ने बहुत तमीज से पूछा। लड़की ने बेबसी से अपने फर्स्ट कज़न खुसरे को देखा। अब अनहद ने चीखकर पूछा, बोलता नहीं होए?
इसके लिए खुसरा जल्दी से बोला, मैं बोलता सर, ये हरामी हमारे कुक की बेटी के पीछे जाता होता। वो किचन के लिए बांस का नाम है कुपल। कुपल सर मालूम, कुपल तोड़ने जंगल में जाती, ये बास्तर पीछे जाके पकड़ लेता इसे, किस विस करता, टच करता इसे। खुसरे ने परेशान होकर अपने मालिक को देखा, फिर धीरे से बोला, सॉरी सर मास्टर, मैं इस हरामी को सवेरे ही रंगून भेजूंगा। अनस तो होगा आ जा सर। अनस ने पूछा, हाँ हुई आज का, तू जंगल में चुमा शुमा लेने को गया था, फिर ले लिया? लड़के ने बसोरते हुए नफी में सर हिलाया। ओहो, नहीं ले चुमा क्यों? वो नहीं आई थी। अच्छा, लड़की नहीं आई थी। फिर मैं वापस आ रहा था तो एक गाड़ी जंगल में देखी। गाड़ी केहो जी, मतलब कैसी गाड़ी? स्टेशन वैगन। स्टेशन वैगन में कौन था ये तुम्हें मालूम? गाड़ी की ओट में एक लड़की जग लेकर हाथ पांव वॉश करती थी। कैसी लड़की? इसकी शक्ल बता। लड़के ने जो हुलिया लिबास बताया वो रुखसाना का था। अच्छा, तो फिर तूने इस कुड़ी का मतलब नवी लड़की का चुम्मा लिया? वो परेशानी में था, मगर लड़के ने शर्माकर मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाया। ओहो, ये तो भारी गल हुई यार, मतलब बहुत बुरा हुआ। कोई ना कोई एक लड़की से चुम्मा मिलान, न दूजी से। चंगा, फिर आगे सुना। आगे सर, इसने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया, ऐसा होंठ पर उंगली रख के कहा, फिर तू गया? हाँ जी गया। फिर लड़की ने करीब बुला के मेरे कान में बोला, अगर मेरा एक काम करेगा तो मैं तो ये दूंगी, पॉकेट रिकॉर्डर। उसने उधर अपने कपड़ों से रिकॉर्डर डालकर मुझे दिखाया था। अच्छा, रिकॉर्डर तुझे अच्छा लगा, ठीक, पर इसने काम क्या बताया था? लड़की ने बोली, ये एक पर्चा है, पुलिस को, हाईवे पेट्रोल को, किसी को भी पहुंचा देना। अच्छा, तूने क्या कहा? मैंने पर्चा लिया और रिकॉर्डर ले लिया। रिकॉर्डर बजा के देखा, उधर ही चेक किया, नहीं, इधर वो बहुत डरती थी, मुझे इशारे से भाग जाने को बोला, ऐसा होंठ उंगली रख के। फिर तू भाग आया? लड़की ने हाँ में सर हिलाया। वो पर्चा तूने हाईवे पेट्रोल वालों को किसी को दिया? लड़के ने फिर हाँ में सर हिलाया, जिस पर अनहद ने बगैर नोटिस लिए एक चंडा रसीद किया। झूठ बकता है सुअर, पर्चा तूने किसी को नहीं दिया। लड़का फिर भी सोने लगा था, इसे नफी में सर हिलाया, धीरे से बोला, नहीं दिया। किधर है? पता नहीं किधर गिर गया, या नहीं शायद किधर पड़ा हो, सामान में। अनहद ने मुझसे कहा, खान यार जरा इसकी तलाशी तो लो। मैंने लड़की की तलाशी ली, इसकी जेब से च्युइंगम का पैकेट, थोड़े से पैसे और आमतौर की हुई फजूल चीजें निकली जो एक 18 वर्ष की लड़की की जेबों में होनी चाहिए। अनहद ने मोगली साहब से कहा, हम इसका कमरा देखना है। बड़े मियाँ मुसद्दी से बोले, बिल्कुल बिल्कुल, क्या मैं भी आऊँ? अनहद ने अपने मेजबान के कंधे पर हाथ रख दिया, आप खाना खा लो, आराम करो, थको मत। बरामदे में चीनी हाउसकीपर बंद दरवाजे के सामने पहरा दे रही थी। अनहद ने खुद से मौजू को मशवरा दिया कि वो बिला के दूसरे कामों पर तवज्जो दे और फौरन अपने मालिक का खाना खिलाए और इसके आराम का बंदोबस्त करे। बड़े मियाँ थके हुए लग रहे थे। अनहद ने हाउसकीपर को साथ आने को कहा। लड़के केके के साथ हम दोनों और हाउसकीपर बिला के सर्वेंट क्वार्टर में पहुंचे, जो बिला के पीछे ऊंचे दरख्तों के छुपा बेरंग सा इलाका था। कुक के क्वार्टर से मिला बिला के इलेक्ट्रीशियन का क्वार्टर था, जिसमें एक कमरा इस लड़के को दे दिया गया था। हमें लड़की के साथ आता देखकर एक लड़की 16-17 वर्ष की घर में जाते जाते रुक गई और अपने क्वार्टर के सामने बिछी कुर्सी पर डस्टर से साफ करने लगी। अनहद ने मुस्कुराकर मुझे देखा, भाई जी ये इस मुंडे की माशूक है जो कभी से चुम्मा देता है कभी नहीं देता। लड़की ने मेरे इलेक्ट्रीशियन वाले क्वार्टर में जाते देखा और डस्टर उठाए घर में चली गई। ये 2 कमरे का क्वार्टर था। एक कमरे में एक चारपाई, लॉकर, छोटी मेज और 2 कुर्सियां थी। दूसरे कमरे में एक बिस्तर, 4-5 कुर्सी, अलमारी, लॉकर, मेज और दीवार के साथ सजे हुए 2 सूटकेस, कर्ज, ठीक ठाक सामान था। दीवार पर एलएसबी टेलर की फोटो लगी थी। सामान वाला एक कमरा कजन केकी का था। केके ने हाथ के इशारे से बताया कि हाँ ये इसी का कमरा है। अनहद एलएसबी टेलर के रंगीन फोटोग्राफ की तरफ देखा, काके ये तेरी बेबे का फोटो है? बेबे लफ्ज लड़के की समझ में न आया। इसने पहले इनकार में सर हिलाया, फिर हाँ में सर हिलाने लगा। अनहद सिंह ने बढ़कर अलमारी के दोनों पट खोल दिए। अंदर ज्यादातर कॉस्मेटिक्स का सामान था, जिसमें सैंड का वही फपका था जो खुसरे मोंगजू के साथ साथ चलता था। खेल और वर्जिश की छोटी चीजें और पुराने फिल्म मैगजीन थे। अनहद ने लॉकर खोल के देखा। इसमें टिन पैक बास्केट, पनीर, एक जाली के थैले में कोई दर्जन भर सेब, नारंगिया, आड़ू और खाली मग, चॉकलेट और शुगर के बढ़िया क्यूब, बड़ी चीजें थी। अनहद ने सामान की तरफ इशारा किया, क्यों है? सब ये तेरे फर्स्ट कजन खुसरे मोंगजू साहिब का तोहफा है। हाँ बोल। लड़के ने हमें सर हिलाया, फिर इनकार में कहने लगा, नारंगी सेब कुक की लड़की ने दिया है। एक ही बात है अंकल, मोंगली का माल काटा जा रहा है, इसके मालशे का मालशे ऐश कर रहा है। हाँ खान सही बोला ना, चुम्मे भी ले रहा है कुड़ियों के, फिर फ्रूट शूट भी खा रहा है। हाउसकीपर सब कुछ देखकर पहले पिंक हुई होगी, अब धीरे धीरे सुर्ख और सुर्ख से मैरून होती जा रही थी। सबने यूनिफॉर्म की जेब से नोटबुक और पेंसिल निकाली और वो चीनी जुबान में तेजी से कुछ लिखती जा रही थी। अनहद सिंह ने लड़के को इशारा किया कि सूटकेस खोले।
लड़के ने जेब से चाबी निकालकर सूटकेस खोला जिसमें वर्जिश के स्प्रिंग, बॉक्सिंग के दस्ताने और इसी किस्म का खेल का सामान था। यह सब एक तौलिए में लिपटा था। तौलिए पर एक कोने में चीनी जुबान में कुछ छपा हुआ था और दूसरे कोने में इसी गहरे सुर्ख रंग से अंग्रेजी में छपा था, मोंगली टम्बर स्टेट। हाउसकीपर ने चुटकी से पकड़कर अंग्रेजी में लिखा मुझे, और अन को दिखाकर गुस्से से अपनी नोटबुक पर पेंसिल चलाने लगी। दूसरे सूटकेस में कजन के पहने के धुले हुए कपड़े थे। सूटकेस में कुछ कार्ड साइज रंगीन फोटोग्राफ और कागजात भी थे जो खत या सर्टिफिकेट्स थे। वो पर्चा जिसे हम तलाश कर रहे थे नहीं मिला। अनहद ने लड़के से कहा कि क्या दूसरे कमरे का लॉकर खुल सकता है? इसने कहा नहीं, इलेक्ट्रिशियन के पास चाबी है, वो मैस किया हुआ है। वैसे इसमें लड़की की कोई चीज नहीं हो सकती, लड़का सिर्फ अपने कमरे तक महदूद रहता है या फिर बाथरूम। अनहद ने कहा चल बाथरूम दिखा। बाथरूम में एक मेडिसिन बॉक्स दीवार में नस्ब था और खूंटियां थी। एक खूंटी से मैली जीन्स लगी थी। अनहद ने पूछा ये तेरी जीन्स है? लड़के ने हमें जवाब दिया। सरदार ने कहा इसकी जेबें उलट के दिखा। लड़के ने जीन्स की जेबें उल्टी। इसकी पॉकेट से सिगरेट के नरम पैकेट से फाड़ा हुआ मुड़ा हुआ कागज बाथरूम के फर्श पे गिरा। लड़के ने कहा यही है। इसके उठाने से पहले अनहद ने वो कागज उठा लिया। कागज पर चमकीले सुर्ख रंग से कुछ लिखा था। रुखसाना ने अपना पैगाम लिखने को अपनी लिपस्टिक इस्तेमाल की थी। पैगाम मुख्तसर था, हमको सर्कस से अगवा किया गया है, दोनों ठीक हैं। वो रूट 37 जाने की बात करते हैं। लिखी हुई लिपस्टिक टूट गई थी। ये कुछ और हुआ था, ताहम पैगाम मुकम्मल था। दोनों का मतलब है मेरी दोस्त रचना भी साथी है और खैरियत से है। रूट 37 यह हाईवे के किसी रूट का नंबर होगा जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था। मैंने अनहद की तरफ देखा। इसने आहिस्ता से कहा ठीक है, मैंने समझ लिया है। इसने एक मरतबा और लड़के से तस्दीक की कि क्या ये वही पर्चा है जो लड़की ने टेप रिकॉर्डर के साथ इसे दिया था? लड़के ने कहा हाँ वही है। फिर हम दोनों हाउसकीपर के साथ इलेक्ट्रिशियन के क्वार्टर से निकल आए। कुक के क्वार्टर की एक खिड़की का पट और पर्दा खुला हुआ था। हमें आते देखकर किसी ने इस कमरे की बत्ती बुझा दी। खिड़की तारीक हो गई। ये कुक की लड़की होगी जो खिड़की से लगी बैठी जायजा ले रही थी। विला के डाइनिंग हॉल में रोशनी हो रही थी। मालिक मोंगली अभी मेज पर था और फल तराशने वाले चाकू से अपने लिए बहुत कंजूसी से एक सेब की काशे कर रहा था। हमें देख कर प्लेट छोड़ के उठने लगा। अनहद से उठने नहीं दिया। बोला अंकल मोंगली, हम जो तलाश कर रहे थे मिल गया। अब हमको रूट 37 पर जाना होगा। रूट 37 मतलब तुम सलट वाला के स्टेट जाएगा, फिर आगे सीधा थापा स्टेट तक जाने को होगा। उधर ही रूट 37 खत्म होके रूट 42 से मिल जाता है। ठीक बोला ना? अनहद ने कहा ठीक, मगर तुमने खाना खाए बगैर किधर ही जाने का नहीं। मोगली ने यह बात अपने हाउसकीपर की तरफ देखकर कही थी। हाउसकीपर जिसका रंग अब फिर बहाल होकर पिंक हो गया था मुस्तैदी से सर हिलाती अपने किचन की तरफ चली गई। जब तक हम खाने की मेज पर रहे अंकल मोगली बैठा रहा। हम ज्यादातर मोंग स्टेट में रुके खाना खा के काफी पी के अपनी जीपों की तरफ आ गए। अंकल मोगली को अनहद ने जिद करके बिस्तर पर भेज दिया था। इसकी खुसूसी आदात पर हाउसकीपर हमें जीपों तक छोड़ने आई थी। गाड़ी अनहद ने संभाली। वो स्टीयरिंग पर झुका बैठा चीनी हाउसकीपर को अधखुली आंखों से कुछ देर देखता रहा। हाउसकीपर को जो अपने बास की नुमाइंदगी कर रही थी इस वक्त तक पोस्ट में खड़े रहना था जब तक मेहमान की गाड़ी चलना शुरू न हो जाए। वो बेचारी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए जिसके फ्रेज में शामिल था कभी मेरी तरफ कभी अनहद की तरफ देखती थी और बेबसी में अपना वजन कभी एक दूसरी पैर पर डालती थी। मैंने उलझकर कहा अनहद अब चलना भाई। वो ठंडी सांस भर के बोला कभी कभी इधर इसमें पैदा होने पर गुस्सा भी आता है शेर खान। मैं समझ रहा था इसका असल मुखातिब मैं नहीं हूँ, वो कोई छेड़ने वाली बात कह रहा है। मैं खामोश रहा तो खुद ही बोला जे असी ईस्ट में पैदा ना होते यूरोप अमरीके में पैदा होते तो इंज सिक्खी जैसी खुदा हाफिज मतलब सूखी जैसी इस गुड बाय नहीं ना करते। आई समझ में? तो जनाब पहले असी इस गड्डी से उतरते। ये कहकर अहमद सिंह गाड़ी से उतर गया। गड्डी से उतर के जनाब असी अपने चीनी माशूक की तरफ कदम बढ़ाते। ये कहते बाहें फैलाकर हाउसकीपर की तरफ 2 कदम बढ़ा। वो पीछे हटी। अनहद ने इसी तरह मुझे मुखातिब करके कहा फिर जनाब असी अपने माशूक के गले में अपनी बाह हा। अनहद ने हाउसकीपर के गले का हार होने को अपने बाजू फैलाए होंगे। वो अपने तंग चीनी कपड़ों और खूंटियों जैसे जूतों के बावजूद इसके रीछ जैसे जफ्फे में आते आते निकली और हवा हो गई। अनहद ढीठपन से हा करते हंसा और उसे पुकार कर बोला गुड बाय कहता हुआ स्टीयरिंग सीट पर आ बैठा। हम तेजी से मोगली विला से निकलकर हाईवे के रूट नंबर 37 पर आ गए। अनहद जीप इतनी तेजी से चलानी शुरू की थी कि मेरा जी चाहता था इसे टोक दूं, मगर वो तेज ड्राइविंग करते हुए गहरी सोच में था। सारा चुलबुलापन और शोखी जैसे मोगविला में छोड़ाया था। मैंने सोचा इसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। हम ज़ुबर मियाँ की टम्बर स्टेट की तरफ चल पड़े थे। मस्जिद सामीन हजरात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए। उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।